हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिनकर देव और मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के अंदर। और यहां पे आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, नेक्स्ट सोल्यूशन लेके आया हूं, नेक्स्ट पेपर का सोल्यूशन लेके आया हूं, जिसमें हम लोग फिर से एनालिसिस करेंगे पेपर्स को, फिर नई नई चीज़ें सीखने को हम तैयार हैं। मैं हमेशा आपसे यहाँ से ये बोलता हूँ कि बच्चों जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे आप सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता, कि जिससे हमें पता लगे क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है। जैसे कि आप एक सपोज कीजिए आप 12th में बैठे, 12th क्लास का एग्जाम दे रहे हो, अब 10th की मैथ पढ़ रहे हो, 10th का कोई भी सिलेबस पढ़ रहे हो, तो वो आपका कोई काम का नहीं है। अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हैं, अगर 12th क्लास की बुक पढ़ रहे हैं तो वही आपके बेनिफिशियल रहती हैं। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी एक्चुअल में एग्जाम में पूछ क्या रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। अदरवाइज आप क्या है सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। इसका खामियाजा आपको 3-4 साल 5 साल में जब सिलेक्शन होगा या हो नहीं भी होगा तब आपको खामियाजा इसका उठाना पड़ेगा और इससे नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपका टाइम जाएगा, मनी जाएगा और लाइफ तो आपकी चली जाएगी भाई। ठीक है, तो आप यहाँ से ये सीखना है कि सर हमें ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम देने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हमें लेना है। कई बच्चे आपने देखा होगा कि आपने अपने पड़ोस में भी देखा होगा सर, कुछ बच्चे कैसे होते हैं कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन ले जाते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेने का मतलब ये होता है उन्हें पता है एग्जाम में कौन सी चीज़ ट्रेंड कर रही है और एग्जाम कहाँ से बन के आ रहा है। ठीक है, वो चीज़ें पढ़ने से कोई मतलब नहीं जो एग्जाम में आपसे पूछी ही नहीं जा रही हैं। ठीक है, तो हमें बेनिफिशियल है ये चीज़ें सारी की सारी आपने को पढ़नी है। ठीक है, इससे जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हम यहाँ से निकालेंगे, नए क्वेश्चंस और सीखेंगे और इस पेपर को अब और एनालिसिस करने वाले हैं। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और ये पेपर नंबर कौन सा है 23,818, मतलब 818 नंबर का जो ये पेपर है बच्चों, इसका सोल्यूशन है वो पूरा हम डिस्कस करेंगे और आपसे पूरी नई चीज़ें आप यहाँ से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गो। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो अब यहां से बात ये आती है सर, अब बात बच्चों यहां से ये आ रही है, मैं ये बोल रहा हूं ये जो 4 कथन दे दिए इनमें से ये पूछा गया कि सबसे सही कथन कौन सा है। ठीक है, तो अब जो क्लोज होगा, क्लोज सबसे होगा, स्ट्रॉन्ग जो सबसे ज्यादा होगा हम उसको आंसर टिक कर देंगे। देखो आओ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। परमाणु त्रिज्या आवर्त सारणी में किसी भी आवर्त में आगे की ओर बढ़ते हैं और किसी समूह में नीचे की ओर घटते हैं। ये आप इससे सेटिस्फाई हैं तो बताओ। मैं तो भाई सेटिस्फाई नहीं हूं इस ऑप्शन से। ठीक है, तो अब ऐसे अपन को आंसर को एनालिसिस करते जाना और एग्जाम जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करते हुए जाने। अब दूसरा पढ़ते हैं, परमाणु त्रिज्या आवर्त सारणी में किसी आवर्त में आगे की ओर बढ़ते हुए किसी समूह में नीचे की ओर जाते हुए बढ़ जाती है। हाँ भाई, ये कहीं तक सेटिस्फाई और एकदम सही करेक्ट है। आगे की देखते हैं, आओ ये भी तो देख ले ऑप्शन। परमाणु त्रिज्या आवर्त सारणी में किसी भी आवर्त आगे की ओर बढ़ते हैं और बढ़ती जाती है और किसी समूह में नीचे की ओर जाते हैं तो वो घटती जाती है। भाई गलत आंसर है। और अगला भी देख लेते हैं एक बार, परमाणु त्रिज्या आवर्त सारणी में किसी आवर्त में आगे की ओर बढ़ते हैं और किसी समूह में नीचे की ओर जाते हुए घट जाते हैं। भाई ये भी सेटिस्फाई नहीं करता। जो सबसे ज्यादा सही और स्ट्रॉन्ग आंसर है वो कौन सा है बच्चों, बी आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा यानी कि 26 नंबर की जो क्वेश्चन का आंसर होगा तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आओ निम्न में से किस नाम से लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित घाटियों को जाना जाता है। देखो अगर आपको हिमालय की अच्छी खासी नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से दे पाएंगे। देखो पहले समझते हैं क्या क्वेश्चन ने क्या पूछा बच्चों, निम्न में से किस नाम से लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के जो बीच की जो घाटियां हैं ना, जो हमारा हिमालय है वो 3 क्षेत्रों में बांटा हुआ है, जो उनके बीच के जो एरिया होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है। जैसे कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के जो बीच के स्थान है उन्हें दून बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दून बोला जाता है। जैसे आपने सुना होगा देहरादून। ठीक है, जो देहरादून जो स्थित है ना बच्चों, जो दून वर्ड जो निकला है, देहरादून जो निकला है वो इन्हीं से निकला है। वो ज्योग्राफिकल एक वर्ड है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो लघु उद्योग और लघु हिमालय उद्योग नहीं, लघु जो हिमालय और शिवालिक हिमालय के जो बीच की जो घाटियां होती है ना उन्हें क्या बोला जाता है, तो उन घाटियों को बच्चों क्या बोला जाता है, उन घाटियों को दून बोला जाता है। ध्यान रखिएगा ये चीज, दून बोला जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल है, जैसे कि देखिए देहरादून है, जो ये दून जो वर्ड निकला है ना वो इसी से निकला है। ये ज्योग्राफिकल वर्ड है बच्चों। कैसा है, ये ज्योग्राफिकल टर्म का वर्ड है। ये चीज आप लोग यहाँ से ध्यान रखना है। ये चीज क्या रखनी है अपने को यहाँ से ध्यान में रखनी है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ए आंसर हो जाएगा यानी कि दून। ठीक है, अब बाकी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखना। कैसे सर, तराई जो वर्ड आता है बच्चों ज्योग्राफिकल वर्ड है, वो रिवर्स को लेके है। ठीक है, ये चीज आप लोग यहाँ से ध्यान रखना और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दून हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए,
निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 87 है? आप जब तक देखो केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो सबसे जो मेजर पार्ट है अपना वो क्या होता है भाई, केमिस्ट्री में जो क्या आवर्त सारणी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें लगभग सारे ऐसे बोलते हैं कि उनकी आपको ट्रिक बताई जाती है क्लास में, लगभग सारे याद कराए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपसे एग्जाम में वो सारी चीजें आपसे पूछी जा रही हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, सर हमें 40 तक याद है, नहीं, हमें लगभग जितनी कोशिश करनी है जितने अच्छे से सारी ट्रिक्स के साथ याद हो जाएं। ठीक है, वो ट्रिक्स आपसे क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम आंसर आपको बता दें कि 87 नंबर पे कौन सी चीज आती है। तो वो आता है बच्चों फ्रेंसियम। क्या आता है 87 नंबर पे? फ्रेंसियम आता है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऐसे जब हम कंटिन्यूसली चलते जाते हैं तो 87 नंबर पे क्या आता है? तो 87 नंबर पे आता है फ्रेंसियम। ये चीज आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना, ये चीज क्या रखनी है अपने को यहाँ से ध्यान में रखनी है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? यानी कि भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न, जो सिविलियंस को दिया जाता है सबसे सर्वोच्च पुरस्कार, पंडित रविशंकर जी को कब दिया गया? तो ये आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। कई बच्चे कंफ्यूज ये हो रहे हैं, सर ये तो करंट का क्वेश्चन इतना पीछे से पूछ रहे। नहीं बच्चों, ये करंट से रिलेटेड तो है लेकिन अवार्ड से भी रिलेटेड है। जब अपन अवार्ड्स की क्लास ही नहीं लेंगे तो ये क्वेश्चन कहाँ से कर पाएंगे? ठीक है, तो कई बच्चे से रिलेट करते हैं, सर 20 साल पीछे से करंट से क्वेश्चन पूछ ले। नहीं भाई, ये करंट का क्वेश्चन नहीं है, ये अवार्ड का रिलेटेड है, ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर अभी पूछ लेता कि इस साल जो ऑस्कर अवार्ड हुआ है वो नाटो सॉन्ग वाला, तो जैसे आप वो करंट से रिलेटेड है, लेकिन जैसे पीछे चल जाएगा वो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट बनता जाएगा। तो ये चीज़ अपन को समझनी है, एग्जाम का ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, आओ। तो प्रसिद्ध सितार वादक रविशंकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो वो किया गया था बच्चों 1999 में। ठीक है, यानी 1999 के अंदर उन्हें सम्मानित किया गया था। ये चीज़ आप ध्यान रखना। जो सिविलियंस जो अवार्ड होते हैं, यानी कि मैंने बोला भारत रत्न, तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च अवार्ड है बच्चों। भारत का क्या है? सर्वोच्च अवार्ड है। विश्व की बात नहीं की मैंने, वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा आपसे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि भारत की है ये सर्वोच्चतम अवार्ड है। ठीक है, भारत का क्या है? ये सर्वोच्चतम अवार्ड है। ये चीज आप लोग यहां से ध्यान रखना। सर्वोच्चतम अवार्ड क्या है? ये है। कौन सा सर? भारत रत्न। सर इसके बाद भी और कौन सी चीजें याद रखनी है? एक याद रखना है आपको, पद्म विभूषण। ये दूसरे नंबर पे सिविलियंस में बात करूं तो ये होता है पद्म विभूषण। इसके बाद जो आता है बच्चों वो आता है पद्म भूषण। इसके बाद जो आएगा वो होगा पद्म श्री। ये चीज आपका इनका क्रम जरूर याद रखना, इनका आपको क्रम जरूर याद रखना। ऐसे संगीत से कौन से व्यक्ति हैं, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो इनको चारों संगीत से रिलेटेड हैं? ठीक है, जो गाने बजाने में भी आ सकते हैं, गिटारिस्ट भी हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट से भी रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, तो इन चारों अवार्डों से सम्मानित किया जा चुका है। तो वो हैं शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, कौन है बच्चों? बिस्मिल्लाह खान साहब, बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, क्या बजाते हैं बच्चों? ये शहनाई वादक हैं और इनको ये चारों अवार्ड सिविलियंस के मिल चुके हैं। ये म्यूजिशियन में फर्स्ट व्यक्ति हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ये चीज़। ठीक है, चारों सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति कौन है? बिस्मिल्लाह खान। या क्या बजाते हैं बच्चों? वो शहनाई वादक है। क्या है? शहनाई वादक। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आओ। 1990 में हुए विश्व पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? देखो लास्ट वाला ये बार क्वेश्चन देखो आप लोग बच्चों, देखो आपको ये क्या चीज़ मैं समझा रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जाम का ट्रेंड क्या डिमांड कर रहा है। देखो अब देखना, मैं आपको क्या, जो अभी लास्ट वाला जो क्वेश्चन था वो देखो, ये अभी मैंने बोला सर ये आर्ट एंड कल्चर में ऐड करेंगे इसको। ठीक है, कई इनको करंट में भी इंक्लूड कर देंगे। अब लेकिन करंट अफेयर का मतलब है कि लास्ट 1 ईयर 2 ईयर 99 की बात की इसने, कब की बात की भैया? 99। तो अब इसे करंट में तो इंक्लूड कर नहीं सकते। अब एक इधर आओ, नेक्स्ट में देखिए, अभी जो ये पूछा 1990 से पूछ लिया, तो आप बच्चे बोलेंगे सर ये भी तो करंट है। नहीं, ये गेम्स से रिलेटेड है। गेम्स की क्लास आपको लेनी होंगी, अवार्ड्स की क्लास आपको लेनी होंगी, तब आप एग्जाम को क्लिक कर पाओगे। ये क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में। ठीक है, तो बच्चे के स्कोर नहीं हो रहा है जीके के अंदर, उन्हें पता ही नहीं है कि भाई ट्रेंड कहाँ से आ रहा है। आप क्लास ही अटेंड नहीं कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम तो फेस करनी ही पड़ेगी। अगर आप क्लास अटेंड नहीं करते हो, अगर ये सेशन नहीं देखते हो, आपको खामियाजा उठाना पड़ेगा। अगर जब टाइम निकलने के बाद सारी चीज़ें सीखने को मिले तो उसका मतलब ही नहीं है। ठीक है, डॉक्टर के पास मरीज को मरने के बाद ले जाया जाए तो उसका मतलब नहीं है। तभी अब छोटी सी बीमारी है तभी उसका इलाज करा लीजिए। ठीक सर, आओ तो इसकी बात करते हैं। 1990 में हुए विश्व पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये जो आज आयोजित किया गया था टेबल टेनिस का पहला संस्करण बच्चों,
तो ये किया गया था एसेन नीदरलैंड के अंदर। कहाँ पे किया गया था? एसेन नीदरलैंड के अंदर ये आयोजित किया गया था। ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। ऐसे ही आपको रिलेट करना है। सर मैं आपसे पूछ लूँ क्रिकेट वर्ल्ड कप का, ठीक है, ये आपसे मैंने पूछ लिया, ठीक है, मैंने पूछ लिया चेस का, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं भाई, ठीक है। टेबल टेनिस बोला यहाँ पे, आप मैंने पूछा बैडमिंटन का, अब बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन अपन को रेडी रहना है और क्लास अटेंड करनी है। ये सारी चीज़ आपको क्लास में मिल जाएंगी, ठीक है। आओ नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर क्रमशः क्या थी? मतलब कि 9वीं में कितनी थी और 10वीं में पंचवर्षीय जो योजनाएं थी उनमें ग्रोथ रेट कितनी, मतलब कि पर्पज रखा गया था, ठीक है। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। वास्तविक विकास दर पर्पज रखा गया और रियल में कितनी आई, ये चीज़ अपन को यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। आओ, तो इसमें जो अपन ने जो रखा गया या जो वास्तव में अपने गेन की वो कितनी थी सर? 5.4% और 7.6% थी। अब बात को यहाँ से समझना सर, जो पंचवर्षीय योजना जो शुरुआत जो होती है वो कैसे होती है, बात समझने की बात ये आती है। तो पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय जो 5 ईयर प्लान बनाए गए थे वो एक किसी पर्टिकुलर को इसमें टारगेट किया जाता था। 5 ईयर्स जो प्लान रेडी किए गए थे इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, जो हमारी गवर्नमेंट थी, भारत देश की जो गवर्नमेंट थी, उनका ये मानना था हम 5 वर्ष किसी एक पर क्या करेंगे, एक सेक्टर पर काम करेंगे, उसको डेवलप करेंगे, देखो उसको डेवलप करेंगे, लेकिन इसके ना अच्छे परिणाम नहीं आए। कोई तो अच्छे, कई जो ऐसी पंचवर्षीय योजना है उसमें अच्छे परिणाम आए, कई में कुछ भी परिणाम निकल के नहीं आया। उसका खामियाजा गवर्नमेंट को भी उठाना पड़ा। देखो कैसे उठाना पड़ा वो देखिएगा आप लोग एक बार। मैं कहा कि सर पहली बार जो पंचवर्षीय योजना प्रारंभ होती है, पहली बार पंचवर्षीय योजना प्रारंभ होती है, ठीक है, 1951 से स्टार्ट हो जाती है और 1956 तक चलती है। सर ये पंचवर्षीय योजना होती है, बिल्कुल करेक्ट है भाई, ये बिल्कुल होती है सर। इसमें जो टारगेट रखा था, तो इसमें रखा था सबसे पहले एग्रीकल्चर को टारगेट रखा गया था। किसको टारगेट रखा गया था सर? एग्रीकल्चर को। क्यों रखा गया वो समझिएगा। हमारा देश जब 1947 के अंदर जब आज़ाद होता है, 1947 के अंदर जब आज़ाद होता है, तो ये सोचा जाता है कि भाई देखो अपने पास ना तो इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना डेवलप है, ना ही सर्विस सेक्टर इतना डेवलप है, तो अब किस चीज़ को डेवलप किया है? तो सबसे पहले चीज़ हमारे पास जो विद्वान थी, ठीक है, जो हमारे पास सबसे जो पहला प्रायोरिटी वाला जो प्राइमरी जो बिजनेस था वो बिजनेस था एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले इंडिया ने सोचा हम अपने एग्रीकल्चर जो हमारे पूर्वज हमें जो दे के गए हैं हम उस पर ज़्यादा वर्क करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मोटिव रखा गया पहली पंचवर्षीय योजना के लिए वो किस पर रखा गया? एग्रीकल्चर पे रखा गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सर पहली जो पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी उसमें क्या जो पर्पस था इंडियन गवर्नमेंट का वो क्या था, जो इस पे फोकस किया गया था वो किया गया था एग्रीकल्चर पर। अब दूसरी बात आती है सर दूसरी पंचवर्षीय योजना जो मेजरली आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं वो देखो सर बच्चों क्या है। मैं बात कर रहा हूं सेकंड पंचवर्षीय योजना की, सेकंड पंचवर्षीय योजना। अब जो सेकंड पंचवर्षीय योजना आती है तो उसमें फोकस किया जाता है इंडस्ट्री पर। अब गवर्नमेंट को समझ में आने लगा था कि भाई देखो यानी कि उद्योग और कृषि, अब धीरे धीरे गवर्नमेंट को ये समझ में आने लग गया था कि देखो अकेले एग्रीकल्चर पे फोकस करने से काम नहीं चलेगा, अकेले एग्रीकल्चर पे फोकस करने से कोई भी काम नहीं चलेगा, लेकिन हम लोग अब इंडस्ट्री को भी डेवलप करना होगा। अब इंडस्ट्री को डेवलप करना है तो जो सेकंड जो पंचवर्षीय प्लान होता है वो किसमें क्या पर्पज होता है? इंडस्ट्री। और जो थर्ड प्लान आता है बच्चों, थर्ड जो 5 ईयर प्लान जो निकल के आता है उसमें जो पर्पज होगा वो दोनों को मिला दिया जाता है। थर्ड जो पंचवर्षीय योजना होती है उनमें क्या करते हैं? एग्रीकल्चर को भी मिला दिया जाता है। किसको मिला दिया जाता है? एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री को मिला दिया जाता है। ये चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है कि सर पहले में एग्रीकल्चर को था, दूसरे में उद्योग था, तीसरे में तीसरी जो पंचवर्षीय योजना आती है दोनों को क्या कर दिया जाता है? मर्ज कर दिया जाता है। अब यहाँ से कौन सी बात सीखने की? ये सबसे ज़्यादा फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ईयर से पूछे गए हैं, ठीक है। और क्या आ सकता है सर? पंचवर्षीय टोटल जो योजना है वो 12 है बच्चों, 12 पंचवर्षीय योजना अब तक बनाई जा चुकी हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना, ठीक। और जो लास्ट जो पंचवर्षीय जो योजना होती है वो जो बीजेपी गवर्नमेंट 2014 के अंदर सेलेक्ट होकर आती है तो उसको भी समाप्त कर देती है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए। निम्न में से कौन सा कथन इनमें से सही है? हवा की अधिक मात्रा में दहन लिथियम मुख्यतः ऑक्साइड बनाता है। भाई एकदम करेक्ट बात बोली इन्होंने कि हवा की अगर अधिक मात्रा की दहन पर लिथियम मुख्यतः ऑक्साइड बनाता है, एकदम करेक्ट बात है। अगला देखो,
क्षार धातु के सभी हैलाइड उच्च गलनीय संगीन क्रिस्टलीय तरल पदार्थ होते हैं कि बोला नहीं होते। तो इनमें जो सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, हवा की अधिक मात्रा में दहन पर लिथियम मुख्यतः ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। इसमें आंसर हो जाएगा सी, यानी केवल फर्स्ट। ठीक है सर, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नीरज सी चौधरी की आत्मकथा का नाम क्या है? नीरज सी जो चौधरी हैं उनकी जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? तो उसका जो नाम है बच्चों वो है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। ठीक है, तो इनके ये जरूर पढ़ना एक बार, बहुत अच्छी है। ठीक है, आपको कुछ जीवन के बारे में बहुत कुछ बता के जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। ठीक है सर, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 34 नंबर का। भारत ने महिला क्रिकेट का विश्व कप कितनी बार जीता है? अब फिर से गेम से क्वेश्चन आ गया, तो कितनी बार जीता है? देखो ज्यादातर बच्चे जो अनजान रहते हैं ना आर्ट एंड वो करंट अफेयर से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। नहीं भैया, समझो एग्जाम की डिमांड क्या है, अगर उसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो 1 या 2 साल मतलब कम ही टाइम में सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं तो आप तैयारी करते रहिए, कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। ठीक है, कई बोलते हैं भाई 2 मिनट में सिलेक्शन, 10 मिनट में सिलेक्शन, 1 घंटे में सिलेक्शन। वो हवाबाजी से सिलेक्शन नहीं होता। ईमानदारी के पढ़ेंगे तभी आपसे सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे तभी होगा सिलेक्शन। हवाबाजी से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अपन क्या है यहाँ पे हवाबाजी नहीं, सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे। ठीक है, आओ। भारत ने महिला क्रिकेट का विश्व कप कितनी बार जीता? आज तक नहीं जीता, 2 बार फाइनल में जरूर पहुंची इंडियन टीम। इंडियन जो महिला की क्रिकेट टीम है वो 2 बार फाइनल में जरूर पहुंची है, आज तक जीती नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेवर। अगर यहीं पे पुरुष टीम की बात करता तो 2 बार इंडियन टीम जीत चुकी है, एक तो 1983 में, एक 2011 में वर्ल्ड कप जीत चुकी है। ठीक है, अगर पुरुष टीम की यहाँ पे बात करते तो 2 बार वर्ल्ड कप जीती है, एक तो जीती है सर 1983 में। ठीक है, और एक जो जीती है 2011 के अंदर, और 1983 के अंदर जो जीती है, ठीक है, उसमें कैप्टन कौन थे? उसमें कैप्टन थे कपिल देव। ठीक है, और 2011 में कौन थे सर? महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी, ये चीज आप लोग यहां से ध्यान रखना। ये चीज क्या रखनी है अपने बच्चों, यहां से ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किन्हें बंदगान के रूप में जाना जाता था? ठीक है, बंदगान के रूप में किन्हें जाना जाता था? बेटा देखो ध्यान रखने, बंदगान जो वर्ड यूज किया गया ना, ये सैनिकों के लिए किया गया है। किनों के लिए किया गया है? सैनिकों के लिए किया गया है, जैसे गुलाम बनाकर उनसे काम करवाया जाता था। ठीक है, आओ ऑप्शन देखते हैं। सैन्य सेवाओं के लिए खरीदे गए खास गुलाम, भू राजस्व वसूली के लिए, शाही कारखानों में तैनात विशेष कारीगर या धर्म परिवर्तन के लिए नियुक्त विशेष व्यक्ति। जो बंदगान जो उपयोग किया गया बच्चों, किसके लिए गया है? सैन्य सेवाओं के लिए खरीदे गए खास गुलाम। ये चीज आप लोग यहाँ से ध्यान रखना है। ये चीज क्या रखनी है बच्चों, अपने को यहाँ से ध्यान रखनी है। ठीक है, आओ नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज? आ जाइए। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जापान के संविधान से ली गई है? देखो जब हमारा संविधान बनाया गया था तो अलग अलग देशों के संविधान से कुछ कुछ चीजें ली गई थी, जैसे ब्रिटेन से कुछ लिया गया, अमेरिका से कुछ लिया गया। तो आप यहाँ पे ये पूछा गया है आपसे कि सर भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जापान के संविधान से ली गई है? तो जापान के संविधान से ली गई है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कौन सी ली गई है सर? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया। ये चीज आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ये कहाँ से अडॉप्ट की गई है सर? ये जापान से अब अडॉप्ट की गई है। ये चीज आप लोग यहां से ध्यान रखना। ठीक है सर, आगे बढ़े। आओ। निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेटर? ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में करा चुका हूं, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। अब रिपीट होने से मतलब क्या समझना है कि एसएससी भी क्वेश्चंस को रिपीट करता है। ठीक है, बहुत बड़ी मैथ का हो, इंग्लिश का हो, रीजनिंग का हो, किसी भी आप सब्जेक्ट का ले लो, जीके का ले लो, हर सब्जेक्ट के अंदर वो क्वेश्चंस को रिवाइज कर रहा है, लेकिन हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, हम एक गलत डायरेक्शन में जाके तैयारी कर रहे हैं। अगर डायरेक्शन सही है, ठीक है, अगर आप गाइडेंस आपको सही मिल रही है तो बेटा सिलेक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो चीज़ हमें समझनी पड़ेंगी। ठीक है सर, तो समझिए जल्दी से क्या लीजिए, सिलेक्शन। तो आइए, निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है? तो किसका नाम है सर? बेकिंग सोडा का होता है, बस सीधी सी। और जिसका फॉर्मूला क्या होता है सर? NaHCO3। ये लो, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, लेकिन तभी भी हम गलती कर देते हैं। ठीक है सर, आ जाओ। कोनिफर, साइकेड और जिनकोंगो पौधे निम्नलिखित में से किस पादप समूह से संबंधित है? कोनिफर, साइकेड और जिनकोंगो पौधे निम्नलिखित में से किस पादप समूह से संबंधित है? तो ये जो संबंध रखते हैं बच्चों, वो रखते हैं अनावृत बीजी से। किससे संबंध रखते हैं बच्चों? अनावृत बीजी से ये लोग संबंध रखते हैं। ये चीज आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक मानक पीसी कीबोर्ड पर कितनी फंक्शन कुंजियां मौजूद हैं। जो कीबोर्ड जो होता है उस पर जो फंक्शन की होती है वो कितनी होती है, जैसे F1 F2 F3, तो ऐसे फंक्शन जो की हैं वो कितनी होती है। तो ये जो टोटल की होती है वो 12 की होती है बच्चों। कितनी होती हैं, जैसे आपने देखा होगा कीबोर्ड में ऊपर की तरफ F1 करके ऐसा लिखा होता है, फिर F2 लिखा होता है, फिर F3 लिखा होता है, फिर F4 लगाता है, फिर ऐसे करके F12 तक ये कीज होती हैं। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना भाई, ठीक है। ये की आपसे पूछ ली गई है, तो ऐप फंक्शन की कितनी होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखना। अब आपसे नेविगेशन की पूछा जा सकता है, ठीक है। कीबोर्ड का सबसे जो बड़ा बटन होता है वो पूछा जा सकता है, कितनी कीज होती हैं। तो ऐसे जो नॉर्मल क्वेश्चन से आपसे पूछे जा सकते हैं। कीबोर्ड का कब आविष्कार हुआ, माउस का कब आविष्कार हुआ, किसने किया, कंप्यूटर की जो जनरेशन हैं वो कैसे बढ़ी, तो हर एक चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है सर। आओ, हिंद महासागर में 2004 में आई सुनामी की तीव्रता क्या थी हिंद महासागर में, ठीक है। अब बेटा यहाँ से सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये क्वेश्चन इतना पुराना कैसे डाल दिया। बेटा ये पुराना नहीं डाला है, बस आपको समझने का टाइम, समझने की एक प्रक्रिया को यहाँ से समझना है। जब तक आपको पता नहीं लगा पाएंगे ट्रेंड क्या है क्वेश्चंस का, ठीक है। अब अगर हम करंट में फोकस नहीं करेंगे, उससे रिलेट नहीं करेंगे, तो क्वेश्चन को एनालिसिस करने में हमें दिक्कत आने वाली है, ठीक। आओ इस क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंद महासागर 2004 में आई सुनामी की तीव्रता क्या थी, तो उसकी जो तीव्रता थी वो कितनी थी, 9.1 थी बच्चों। कितनी तीव्रता थी, 9.1। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। ऐसी घटना जापान में भी घटती है, सुनामी बहुत भयंकर आती है, तो वहाँ से भी पूछा जा सकता है, ठीक है सर। अभी अर्थक्वेक आया है, अर्थक्वेक की पूछी जा सकती है। अर्थक्वेक नेपाल में भी आया है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। टर्की में आया है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो हमें करंट के मुद्दों से बात रखनी है थोड़ी सी, और थोड़ी बहुत जानकारी भी लेनी है, ठीक है सर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गोवा का क्षेत्रीय संगीत है। इनमें से ये बताना है सर, निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का क्षेत्रीय संगीत है। अब बताइए कौन सा है, सोहर है, पांडवानी है, लोटिया है, या मांडो है। तो ये जो कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका मांडो हो जाएगा, मंडो या मांडो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मांडो। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है सर। गोवा का क्षेत्रीय संगीत कौन सा है, ऐसे आपसे पूछा जाएगा। राजस्थान का भी पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश का पूछा जा सकता है, मध्य प्रदेश का पूछा जा सकता है, जम्मू कश्मीर का पूछा जा सकता है। तो ऐसे इंडिया के लगभग जितने भी स्टेट है, आपसे वहाँ से क्षेत्रीय संगीत की बात की जा सकती है, और आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है सर। आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं। मैसूरू पेटा पारंपरिक पोशाक है जिसे पहना जाता है। मैसूरू पेटा जो वस्त्र है, ठीक है, जो ये वस्त्र है या पोशाक है, इसे कहाँ पहना जाता है, कमर में पहना जाता है, या कंधे पे पहना जाता है, कलाई में या सिर में। तो ये जो पोशाक है ना पारंपरिक मैसूरू पेटा, तो ये जो पहनी जाती है ना बच्चों, ये पहनी जाती है सिर में, हेड में। ध्यान रखना ये चीज़ कि कहाँ पे पहनी जाती है, सिर के अंदर ये पोशाक पहनी जाती है, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुजरात का माधवपुर मेला किसकी याद में मनाया जाता है। गुजरात के अंदर जो माधवपुर मेला पड़ता है, फेयर एंड फेस्टिवल्स, जो ये मेला पड़ता है बच्चों, और किसकी याद में ये मनाया जाता है। तो किसकी याद में मनाया जाता है, तो भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की याद में ये मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है बच्चों, भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की याद में ये मनाया जाता है। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे कुंभ का मेला पूछ लिया, कितने ईयर में पड़ेगा। तो ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। अब आपको एनालिसिस करना है, क्लास को अटेंड करना है, यहाँ से सीखना है, और सबसे ज़्यादा वीडियोज़ को वायरल करना है, वीडियोज़ को देखना है, जिससे कि आप लोग ट्रेंड का पता लगा सकें, ठीक है। जीके क्या किसी भी सब्जेक्ट को ले लीजिए, जब तक आपको ये नहीं पता कि किस लेवल का एग्जामिनर जो क्वेश्चंस बना रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो बेटा कितनी भी तैयारी कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कि आपको पता ही नहीं क्वेश्चन किस टाइप के हैं, तो उसमें क्या तैयारी तो आप कर रहे हो, लेकिन उसमें क्या टाइम ज़्यादा लग जाएगा। फिर स्मार्ट वर्क करो भाई। ये टाइम कैसा है, इतनी सोशल मीडिया आ चुका है, इतनी सुविधाएं हो चुकी है, तो ये जो टाइम है ना बच्चों, स्मार्ट वर्क करने का है। छोटे से समय में हम छोटे से समय के अंदर जल्दी से जल्दी क्या ले सकते हैं, सिलेक्शन अपना ले सकते हैं। आइए, एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित किससे संबंधित है। एमनेस्टी जो इंटरनेशनल है वो किससे संबंधित है, तो आपने ये हाल ही में बहुत चर्चा में रहा था। ये जो संबंधित है ये मानव अधिकार से संबंधित है बच्चों। किससे संबंधित है, ये मानव अधिकार से ये संबंधित है बच्चों, ठीक है। ध्यान रखना ये चीज़ें। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, मानव अधिकार, और इससे क्या है, ये रिलेटेड है या संबंधित है। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना, ठीक है। आओ नेक्स्ट चलते हैं। 2010 में केसर मिशन किस स्थान पर शुरू किया गया था। 2010 के अंदर जो केसर मिशन प्रारंभ किया गया था वो कहाँ से प्रारंभ किया गया, तो जल्दी से मुझे बताओ। ये 2010 के अंदर मिशन,
ये जो प्रारंभ किया गया था ना बच्चों, ये प्रारंभ किया गया था जम्मू एंड कश्मीर से। कहाँ से प्रारंभ किया गया था? केसर जो मिशन था वो 2010 के अंदर वो जम्मू एंड कश्मीर से प्रारंभ किया गया था। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। आओ नेक्स्ट चलते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में पर्यावरण के लिए मिशन लाइफस्टाइल लॉन्च किया है? तो राज्य सरकार ने पर्यावरण के लिए मिशन लाइफस्टाइल प्रारंभ किया है, मिशन स्कीम, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अपन को इसका जो आंसर देना वो क्या देना? असम देना है। तो किसने प्रारंभ किया है बच्चों? ये इसको असम ने ये प्रारंभ किया है। ये चीज़ आप लोग यहाँ से रिमेंबर रखना, ठीक है सर। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत कैपिटिव एम्प्लॉयर्स नामक एक अनूठी पहल किसने शुरू की है? तो इनमें से व्यक्तियों का नाम दे रखा है, वो किसने प्रारंभ किया है बच्चों? अनुराग ठाकुर ने की है, जितेंद्र सिंह ने की है, या पीयूष गोयल ने की है? ये किसने की है? गिरिराज सिंह ने की है बच्चों, ठीक है। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, गिरिराज सिंह ने। ये चीज़ आप क्या रखोगे? यहाँ से याद रखोगे, ठीक है सर। आओ नेक्स्ट बढ़ते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन, स्टारबक्स के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जहां पर भी सीईओ की बात आती है, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वहां पे इंडियन चुन के जाते हैं, ठीक है। जहां पर भी आतंकवादी सरगना की बात आती है तो वहां पे पाकिस्तानी चुन के जाते हैं, ठीक है। सबसे सुरक्षित देश है पाकिस्तान, वो आतंकवादियों के लिए पाकिस्तान। ये क्वेश्चन बनने भी चाहिए। सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? पाकिस्तानी, ठीक है। पाकिस्तान है किन के लिए है सर? आतंकवादियों के लिए, गुंडे मवालियों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो कि समाज पर अत्याचार करते हैं, समाज को नुकसान पहुंचा दें। बोले सर ऐसे कैसे बोले? सर ओसामा बिन लादेन कहाँ पे छिपा हुआ है, ठीक है। तालिबान के जो तहरीक तालिबान है, ठीक है, जो पाकिस्तान का एक एस्टैब्लिश क्या एक संस्था है, वहाँ पे कौन है? वो भी पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। जो कसाब जो इंडिया के अंदर बम धमाके करने आया था वो भी कहाँ का रहने वाला था? वो पाकिस्तान का रहने वाला था। तो ऐसी ऐसी घटनाएं आप देखोगे इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सबसे सुरक्षित जो जगह है ना आतंकवादियों के लिए छिपने के लिए, वो पाकिस्तान ही है। क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है बहुत बड़ी मात्रा में सपोर्ट करती है भाई, बहुत बड़ी मात्रा में सपोर्ट करती है, ठीक है सर। आओ, तो कौन है बच्चों? तो वो है लक्ष्मण नरसिम्हन। कौन है? लक्ष्मण नरसिम्हन, ठीक है। तो आप सीईओ की लिस्ट ध्यान रखना किसकी सर? माइक्रोसॉफ्ट के भी कौन है? इंडियन है। माइक्रोसॉफ्ट के भी कौन है? इंडियन है, ठीक है। गूगल के भी कौन है सर? इंडियन है। ये दो मेजर मैंने कंपनियां बताई जो बड़ी बड़ी मेजर कंपनियां हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के कौन है सर? सत्या नडेला, ठीक है। और गूगल के कौन है? सुंदर पिच्चई। ये चीजें आप लोग यहां से ध्यान में रखनी है, ठीक है सर। आओ नेक्स्ट बढ़ते हैं। केंद्र ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ती को 38% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया? ये अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ती को 38% से 4% और बढ़ाकर 42% कर दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 42% हो जाएगा। मतलब कि 38 और 4 जब ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 42%। ये चीज आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना, ठीक है। अब है लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा किस देश के हॉकी महासंघ को सर्वश्रेष्ठ आयोजक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बेटा देखो, सर्वश्रेष्ठ आयोजक, ठीक है। पहली बार कोई जब घटना होती है ना हमारे देश के अंदर तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं हम लोग, ठीक है। होने भी चाहिए। आपने कभी इस चीज़ पे कभी गौर नहीं किया होगा सर हमारे देश के अंदर ओलंपिक क्यों नहीं होते, फीफा वर्ल्ड कप क्यों नहीं होता, कि ये बड़ी बड़ी जो लीग है क्यों नहीं होती? क्योंकि हम उस चीज़ के अभी लायक नहीं हैं कि हम उसको अफोर्ड कर पाएँ। ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन हमारा देश कंटिन्यू लगा हुआ और जल्दी से जल्दी ये काम भी हम लोग करेंगे। अब हॉकी वर्ल्ड कप को हमने ऑर्गेनाइज किया और जो हॉकी फेडरेशन थी वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न रही, यानी कि हैप्पी रही, ठीक है सर। तो जो ये अवार्ड मिला है ना हॉकी महासंघ की तरफ से सर्वश्रेष्ठ आयोजक पुरस्कार, तो किसको मिला है? हमारे भारत देश को ही मिला है। क्यों मिला है सर? कि हॉकी वर्ल्ड कप हमारे देश में ही संपन्न हुआ है। हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पे संपन्न हुआ था बच्चों? हमारे भारत देश में ही संपन्न हुआ था। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ और असम राज्य ने ये क्या करवाया था? पूरा कंडक्ट करवा दिया था। असम, भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है। ये चीज़ आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज़ क्या रखनी है अपने को? यहाँ से ध्यान रखनी है। ऐसे हमने 25 क्वेश्चन हैं वो सॉल्व किए, ठीक है। अब यहाँ से ये सीख हमने ट्रेंड का पता लगाया सर, इस ट्रेंड से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब बच्चे किन किन पॉइंट पे कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों को हमें डिस्कस करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों के साथ। और हमारे यूट्यूब चैनल बिब्लोफाइल स्टडी सेंटर को क्या करना है बच्चों? सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करना, जो रेड बटन है उसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।